Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स 1 फरवरी को अपना 45th राइजिंग डे सेलिब्रेट करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब भारतीय तटरक्षक बल। ये एक मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके क्या क्या काम होंगे। ये भारत के समुद्री हितों को प्रोटेक्ट करता है एंड जो समुद्री कानून है उनको इन्फोर्समेंट में लाता है। स्पेशली जो भारत का समुद्री क्षेत्र है उसमें समुद्री कानून को इन्फोर्समेंट में लाता है। एंड ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसे फॉर्मली 1 फरवरी 1977 को द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के द्वारा स्थापित किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करता है। हमारा अगला आर्टिकल है कि यूके एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड पैक्ट CPTPP को ज्वाइन करेगा। अब देखते हैं ये है क्या। ये पैसिफिक रीजन में 11 डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज के द्वारा मतलब कि 11 विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बना दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड क्षेत्र है। ये जो व्यापार समझौता है इसे 2018 में गठित किया गया था एंड इसमें 11 कंट्रीज शामिल है। वो 11 कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। ये 11 कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए एंड कुल मिलाकर ये पूरा 500 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा का व्यापार के क्षेत्र को कवर करता है एंड ये जो इनकम जनरेट करते हैं वो वर्ल्ड की इनकम के 13% से भी ज़्यादा की इनकम होती है और कुल मिलाकर ये लगभग 500 मिलियन लोगों के बाजार को कवर करता है जो कि वर्ल्ड की इनकम के 13% से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट करता है। अब CPTPP का फुल फॉर्म देख लीजिए। इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसे TPP11 के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कि SBI कार्ड ने 2 साल के लिए राम मोहन राव अमारा को अपने MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया है। आपको ये नाम पे ध्यान देना है, राम मोहन राव अमारा। ये एक सफल अनुभवी बैंकर हैं। इनका 29 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है SBI के साथ एंड ये अश्विनी कुमार तिवारी को रिप्लेस करेंगे। अब SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जिसे पहले सिर्फ SBI कार्ड्स के नाम से जाना जाता था, ये इंडिया में पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड फिर एक और पॉइंट ये कि SBI कार्ड को अक्टूबर 1998 में SBI के द्वारा लॉन्च किया गया था। हमारा अगला आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे 2021 के बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ये देखने को मिला है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का जो ग्रॉस NPAs है उनके रेशो में घटत देखने को मिली है। मतलब मार्च 2020 पर वो 8.21% के थे एंड सितंबर 2020 तक वो 7.49% पर पहुंच गए। साथ ही में इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण जो बोरोअर्स थे, उधारकर्ता हैं, उनको एसेट क्लासिफिकेशन रिलीफ प्रदान किया गया। उन्हें परिसंपत्ति वर्गीकरण राहत भी प्रदान की गई है। ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। इस सर्वे ने ये नोट किया है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है उसमें बढ़त देखने को मिली है। मतलब वो 14.7% से बढ़कर 15.8% हो गया है। ये मार्च 2020 से सितंबर 2020 के बीच का कंपैरिजन है। ओवरऑल ये हुआ है कि पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों में ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। आइए देखते हैं इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के बारे में, जिसका मतलब है दिवालिया और शोध अक्षमता संहिता। प्री बजट सर्वे के अकॉर्डिंग जो IBC के शुरू होने से ये हुआ है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने 45% तक रिकवर कर लिया है। इनका रिकवरी रेट 45% हो गया एंड इस पेंडेमिक के कारण जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है CIRP है, इसके इनिशिएशन को स्थगित कर दिया गया है। एंड अब उसको स्थगित करने से ये हुआ है कि जो एक्यूमुलेटेड केसेस थे उनमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। और साथ ही सर्वे ने ये भी बताया कि जो बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैं, इनके सबड्यूड क्रेडिट ग्रोथ के कारण जो रियल इकोनॉमी है इसमें फाइनेंशियल फ्लोज का जो फ्लो रहा वो एकदम स्थिर रहा। एंड साथ ही में जनवरी 2021 को निफ्टी 50, S&P एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, इन सभी ने रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग देखी। ये रहे आपके सामने फिगर्स 14,644, 49,792, ये सारे उसके रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग रही। अब थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को देख लेते हैं। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी अपने डेट को रीपे करने में असमर्थ रहती है।
वहीं बैंक्रप्सी ये है कि आप कानूनी तौर पर ये घोषणा कर देते हो कि मैं इस डेट को पे नहीं कर सकता। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 क्या प्रोवाइड करता है ये देखिए। ये इंडिविजुअल के बीच बीच में एंड कंपनीज के बीच में जो इंसॉल्वेंसी के केसेस रहते हैं इसको टाइम बाउंड प्रोसेस के माध्यम से सॉल्व करता है। हमारा अगला आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे 2021 सोवरेन क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड है। सो इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने ये जो अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातें हैं इनको दर्शाने के लिए, इनको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, लेस सब्जेक्टिव मतलब कम व्यक्तिपारक करने के लिए, बेटर करने के लिए एक सोवरेन क्रेडिट रेटिंग मेथडोलॉजी का आह्वान किया है। अब देखते हैं सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में। ये किसी भी कंट्री या कोई सोवरेन एंटिटी के क्रेडिट वर्दीनेस का एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है। एंड सर्वे का ये एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए डिटेल में देखते हैं। सर्वे ने ये बताया है कि सोवरेन क्रेडिट रेटिंग की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जो दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड की जो रेटिंग है वो इतनी ज़्यादा कम दी गई है। एंड इसमें चाइना और इंडिया एक्सेप्शन है। एंड साथ ही में ये भी है कि सर्वे में ये देखा गया कि इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है एंड उसकी ऋण वापस करने की, रीपे करने की क्षमता कितनी है, उसको देखकर जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसको ट्रिपल ए की रेटिंग भी दी गई है। अब देखते हैं सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के चेंजेस से क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन पॉइंट्स के चेंजेस से ये इफेक्ट पड़ेगा कि इवन जो बहुत ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें भी एफपीआई फ्लोज क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। मतलब ये और ज़्यादा बेकार भी हो सकते हैं, ज़्यादा गिरावट हो सकती है। हेंस सभी से ये आह्वान किया गया है कि सभी कंट्रीज एक साथ आएँ और सोवरेन क्रेडिट रेटिंग की जो मेथडोलॉजी है इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएं। और साथ ही में G20 में भी इसके इन कुछ इश्यूज को एड्रेस किया गया, जैसे इंडिया ने प्रो साइक्लिसिटी के इशू को रेस किया था। बाकी कंट्रीज ने भी ये कहा कि इसमें विलिंगनेस टू पे भी ऐड होना चाहिए। मतलब अभी सिर्फ ये बताता है कि कोई भी कंट्री कितना डेट रीपे कर सकती है, लेकिन उसमें ये भी ऐड होना चाहिए कि उनकी कितनी इच्छा है डेट को रीपे करने की। एंड साथ ही में सर्वे ने ये भी ऑब्जर्व किया कि इंडिया की विलिंगनेस को देखा जाए टू पे द डेट, वो अभी तक की सब मतलब एकदम उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्लियर है, वो कभी भी डिफ़ॉल्टर नहीं रही है। एंड एक नोट ये कि जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है ये किसी भी इन्वेस्टर को उस कंट्री का पूरा इंसाइट दे सकती है। मतलब उस कंट्री में क्या पॉलिटिकल रिस्क है एंड उसका जो फंड रहेगा वो कितना रिस्क में रहेगा, कंट्री के साथ कितनी रिस्क एसोसिएटेड है, ये सारी डिटेल्स इस सोवरेन क्रेडिट रेटिंग से मिल सकती है। हमारा अगला आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे 2021 के कंबाइंड सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। मतलब संयुक्त सामाजिक क्षेत्र व्यय से रिलेटेड है। इस सर्वे ने ये बताया है कि कंबाइंड रूप से अगर एक्सपेंडिचर देखा जाए सोशल सेक्टर का, मतलब जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों कंबाइंड है, तो जीडीपी में वो बढ़ा है। मतलब पिछले साल से उसमें बढ़ोतरी हुई है। एंड अगर सोशल सर्विसेज के एक्सपेंडिचर को देखा जाए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ एंड बाकी के सेक्टर्स में, वो भी सेंटर और स्टेट का कंबाइंड जीडीपी का प्रोपोर्शन देखा जाए तो वो भी बढ़ा है। मतलब पिछले साल वो 7.5% था, अब वो बढ़ के 8.8% हो गया है। अब देखते हैं कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उससे डील करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या-क्या स्टेप्स लिए। सबसे पहले तो मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गवर्नमेंट ने एक पहला राहत पैकेज को अनाउंस किया था, जो कि था रुपीज 1.7 लाख करोड़ का। एंड उसके बाद मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपीस के एक रिलीफ पैकेज को अनाउंस किया था। अब और कुछ डिटेल्स देखें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग थी 2019 में वो 131 थी, जबकि 2018 में वो 129 थी। ये जो रैंकिंग दी जाती है टोटल 189 कंट्रीज के बीच में दी जाती है। एंड साथ में सर्वे ने ये भी बताया कि ऑनलाइन मीडियम के थ्रू और डिजिटल मीडियम के थ्रू एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छी चलती रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनोवेटिव मेजर्स भी अडॉप्ट किए हैं, लिए हैं। साथ में सर्वे ने ये भी ऑब्जर्व किया 2018-19 जो साल था ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा साल माना गया है। मतलब लगभग 1.6 करोड़ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया गया। ये शहरी क्षेत्र में हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में भी हुआ। एंड साथ में सर्वे ये भी बताता है कि जनवरी 2021 तक 2020 और 2021 साल में 311.92 करोड़ पर्सन डेज मतलब मानव दिवस सृजन किए गए। एंड जिसमें
65.0 लाख लोग बेनिफिशियरी थे, मतलब इन्होंने काम किया। एंड 3.28 लाख जो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड वर्क प्रोजेक्ट्स थे वो सब कंप्लीट किए गए। एंड महात्मा गांधी नरेगा की जो वेज थी उसको 20 रुपये बढ़ा दिया गया है, मतलब जो पहले 182 रुपीज़ थी वो अब 202 रुपये हो गई है 1 अप्रैल 2020 से। तो जिससे कि अब जो एडिशनल अमाउंट रहेगा वो 2000 हो जाएगा एनुअली वर्कर्स के लिए। हमारा अगला आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे 2021 के आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से संबंधित है। सो ये जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, ये जो बीच में पैकेज अनाउंस हुआ था आत्मनिर्भर भारत पैकेज, उसका एक कंपोनेंट है जिसमें इस स्कीम के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए जो राशि है वो है 22,810 करोड़ रुपीस की। एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो है 31 मई 2023 तक का। अब इस योजना का मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक का जो रिकवरी फेज रहेगा तब ज़्यादा से ज़्यादा नए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना एंड उनको उनके क्रिएशन को सपोर्ट करना। एंड ये जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है ये माना जा रहा है कि ये 30 जून 2021 तक शुरू हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। सो एंटायर एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसके बारे में देख लेते हैं। सो हुआ ये कि जिन भी संगठनों में सिर्फ 1000 एम्प्लॉय हैं वहाँ पर जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको ईपीएफ में 12% 24% का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। एंड ये कब से कब तक के लिए? अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए है। एंड जिन भी एम्प्लॉयज़ की जॉब गई है उन्हें दोबारा से जॉब देनी होगी। एंड फिर उसके बाद है ओनली एम्प्लॉय शेयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। इसमें ये है कि जिन भी संगठनों में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनके ईपीएफ में जो अंशदान रहेगा वो 12% का रहेगा। एंड ये भी सेम पीरियड टाइम पीरियड के लिए जून 2021 तक के लिए। एंड सेम चीज़ है कि जिन भी एम्प्लॉयज़ की जॉब गई है उन्हें वापस मिलनी चाहिए। कुछ और मेजर्स देखते हैं। तो कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार ने 28 मार्च 2020 को एक एडवाइजरी भी जारी करी थी जिसमें ये था कि कर्मचारी अपने ईपीएफओ का 75% नॉन रिफंडेबल फंड एडवांस के रूप में ले सकते हैं। एंड इसका बहुत सारे लोगों ने काफ़ी लाभ उठाया था। साथ में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया था बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जिनमें एक बड़ा हिस्सा माइग्रेंट वर्कर्स का था। सो बहुत सारे फंड को एलोकेट किया गया था। साथ में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट ने भी कुछ कैश बेनिफिट्स को अनाउंस किया था जो कि रेंज करते हैं 1000 से 6000 रुपये पर मंथ तक। सो ये जो बेनिफिट्स है ये अराउंड 2 करोड़ वर्कर्स को दिए गए थे। एंड पूरे फंड जो एलोकेट करना पड़ा था इसके लिए वो था 4973.65 करोड़ रुपीस का। हमारा अगला आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे 2021 के स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की स्थिति से रिलेटेड है। सो इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने ये बताया है कि जो साल 2019 और 2020 हैं ये श्रम सुधारों के लिए, लेबर रिफॉर्म्स के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। एंड इंडस्ट्री वाइज अगर वर्कफोर्स को देखा जाए तो मतलब वर्कफोर्स का एस्टिमेट देखा जाए इंडस्ट्री वाइज तो अभी भी जो कृषि का क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है। मतलब लगभग 21.5 करोड़ लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एम्प्लॉयड हैं, जो कि वर्कफोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा है। 42.5% हिस्सा यहाँ पे काम करता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है इंडस्ट्री है वो है अदर सर्विसेज। यहाँ पर लगभग 6.4 करोड़ लोग एंगेज्ड है, मतलब लगभग 13.8% लोग इस क्षेत्र में एंगेज्ड है। अब अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। सो जो कंट्री के 29 सेंट्रल लेबर लॉज थे इनको अमलगमेट किया गया, रैशनलाइज करा गया, कंबाइन करके सिंप्लीफाई किया गया। एंड अब वो सिंपल 4 लेबर कोड्स में अवेलेबल हैं। सो वो 4 लेबर कोड्स है कोड्स ऑन वेजेस, codes on the industrial relations code 2020, the occupational safety health and working condition code and code on social security 2020। अब एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस देखा जाए तो मतलब रोज़गार की स्थिति देखी जाए तो ये ऑब्जर्व किया गया है 2018-19 के कंपैरिजन में 2020 में जो लेबर फोर्स है वो काफ़ी बढ़ गई है। मतलब वो 51.8 करोड़ लोगों का कार्यबल हो गया है, जिनमें से 48.8 करोड़ लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है एंड 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार हैं। एंड जो लेबर फोर्स है वो 2017-18 के से 2018-19 में 0.85 करोड़ बढ़ गई है। एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट है पर्सन्स में वो कम हुआ है। मतलब 2018-19 में
वो 0.79 करोड़ कम हुआ है। एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो महिलाएं, और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनमें बेरोज़गारी की कमी है ये। एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स ने भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है। ये 5.9 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो मतलब इनका शेयर है 12.1% से 12.6% तक का। एंड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला है, मतलब ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड इसमें 5.7 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, मतलब इनका शेयर है 12.1% का। अब अनएम्प्लॉयमेंट का देखें तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने ये ऑब्जर्व किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में भी इंडिया लेवल पर हर एज में, हर स्टेटस के लोग में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। मतलब 2017-18 में जो 6.1% का अनएम्प्लॉयमेंट था, वो 2018-19 में 5.8% का हो गया है। एंड ये जो डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये हर कैटेगरी में फॉलो हुआ है। सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आई है, ये उन लोगों में आई है जिनने वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग ली है। एंड देखा जाए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी कहा कि जो वर्क का नेचर है वो बहुत बदलता जा रहा है, मतलब कार्य की जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा बदलती जा रही है। अब गिग्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स में भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, मतलब इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। सर्वे ने ये कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी इवोल्यूशन आया है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन आया है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुए, नए नए बिजनेस मॉडल्स आए हैं एंड काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के एनेबल होने से जो टू साइडेड मार्केट है वो बहुत बड़ी तादाद में बढ़ा है। ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जैसे ऑनलाइन रिटेलिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, अर्बन क्लैब, जोमेटो, स्विगी, इन सभी ने काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है एंड ये क्षेत्रों में बहुत वृद्धि देखने को मिली है। एंड इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्लेक्सी स्टाफ वाला देश है। फ्लेक्सी स्टाफ मतलब यहाँ पे आराम से लोगों की अदला बदली की जा सकती है, शिफ्ट चेंज की जा सकती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल स्टाफ है। अब एक और एस्पेक्ट देखते हैं कि कोविड-19 का लेबर मार्केट पर क्या असर रहा। कोविड-19 ने एक्सपोज किया कि हमारा जो कैजुअल वर्कर क्लास है शहरी क्षेत्र का, वो कितना ज़्यादा वल्नरेबल है। मतलब ये पूरा जो सबसे पहले तो ये कंट्रीब्यूट करता है 11.2% के वर्कफोर्स को, मतलब ऑल ओवर कंट्री में देखा जाए तो 11.2 का कार्यबल है। एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS ने जनवरी 2020 में ये बताया कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। आप इसी से पता लगा सकते हैं कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी गवर्नमेंट ने मई अगस्त 2020 में, इसमें 63.1 लाख माइग्रेंट वर्कर्स ने ट्रैवल किया था। मतलब कितने ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं एंड ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहे थे कोविड-19 के टाइम पर। हमारा अगला आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। सो इस सर्वे ने ये बताया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के अप्रत्याशित संकट को देखते हुए मार्च 2020 के बाद से आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनको काफ़ी सिंपल कर दिया एंड इसने बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया है सबको। एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं ये देख लेते हैं। ये आरबीआई की माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, मतलब कि व्यापक आर्थिक नीति होती हैं, जिसमें ये रेपो, एमओ, पीएसएल, इन सभी टूल्स को के द्वारा ये मनी को मैनेज करते हैं, मतलब मनी सप्लाई को मैनेज करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को और लोन डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एंड इसी तरह वो देश की स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, विकास में मदद करते हैं। अब थोड़े से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के बारे में देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने ये ऑब्जर्व किया कि रेपो रेट में मार्च 2020 के बाद से 115 पॉइंट्स की कटौती की गई। मतलब जब पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बैठी तब 75 पॉइंट्स की कटौती हुई एंड उसके बाद जब सेकेंड मीटिंग में 2020 में बैठी तब 40 और पॉइंट्स की कटौती की गई। एंड इसी तरह जो लिक्विडिटी, सिस्टमैटिक लिक्विडिटी रही 2021 की, वो सरप्लस में ही रही, बिकॉज आरबीआई ने बहुत सारे कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मेजर्स लिए कि वो इकोनॉमी की ये लिक्विडिटी सिचुएशन को मैनेज कर पाए। सिमिलरली जो वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। इसमें 81 पॉइंट्स की कटौती हुई है एंड ये भी सेम पीरियड में हुआ है, सेम टाइम पीरियड में ही किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे 2021 के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ से रिलेटेड है।
सो पीएमजे क्या है वो देखते हैं। पीएमजे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है एंड ये आयुष्मान भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट भी है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में लॉन्च किया था। तो ये लॉन्चिंग डेट आपको याद रखनी है कि पीएमजे को 2018 में लॉन्च किया गया था एंड साथ ही में इसका एम ये था कि जो समाज के वल्नरेबल, वंचित और कमज़ोर सेक्शंस हैं उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सके, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड किया जा सके। एंड साथ ही में जिन स्टेट्स ने इस पीएमजे की सुविधा को अपनाया है उन स्टेट्स में हेल्थ केयर के स्टेटस में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं इसके रिजल्ट्स। पीएमजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इसको और थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है कि पीएमजे के अंडर में जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस एनुअली दिया जाता है। तो ये है इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये जो बाकी सारा कुछ लिखा है ये इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लिखे हैं हुए हैं। इसमें कंपेयर किया गया है कि जो पीएमजे वाले स्टेट्स हैं एंड जो नॉन पीएमजे वाले स्टेट्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं एंड ये जो स्कीम है ये कितनी ज़्यादा सफल रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये कम मूल्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड करती है, तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है एंड साथ में सर्वे ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि इसमें 54% ज़्यादा परिवारों ने एनरोल किया है ये पीएमजे में इस साल के दौरान। एंड साथ ही में जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो जो पीएमजे वाले स्टेट्स हैं उनमें 20% की कमी आई है एंड जो नॉन पीएमजे वाले स्टेट्स हैं उनमें 12% की कमी आई है, मतलब पूरा का पूरा 8% का डिफरेंस है। इसी से पता चल रहा है कि पीएमजे वाले स्टेट्स जो हैं उनमें हेल्थ केयर ज़्यादा बेटर है एंड वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। एंड साथ ही में सभी राज्यों में चाहे वो नॉन पीएमजे वाले हों या पीएमजे वाले हों उनमें परिवार नियोजन वाले परिवार बड़े हैं, लेकिन जो पीएमजे वाले राज्य हैं उनमें परिवार नियोजन वाले परिवार बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है उनों की। ये जो स्कीम है स्टिल यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है एंड इसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के नाम से पहले लॉन्च किया गया था, फिर बाद में इसको पीएमजे इसका नाम रख दिया गया। हमारा अगला आर्टिकल है कि तेजस मार्क 2 अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है ये देख लेते हैं। तेजस एक सिंगल इंजन, एक बहुत ही हाईली एजाइल मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। ये जो स्पेसिफिकेशंस है ये इंपॉर्टेंट है कि सिंगल इंजन है, हाईली एजाइल मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है एंड इसे बनाया किसने, इसे हॉल ने बनाया है एंड ये केपेबल है कि ये ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है, ये बहुत ही हाईली इक्विप्ड है, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजन है एंड ये श्रेष्ठ युद्ध प्रणालियों से लैस सिस्टम है एंड इसमें साथ ही में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार इक्विप्ड है, इसमें एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, इलेक्ट्रॉनिकली वॉरफेयर सूट एंड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम है। ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है। हमारा अगला आर्टिकल है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में जे शाह को निर्वाचित किया गया है। आपको ये नाम याद रखना है, जे शाह। जे शाह 32 साल के हैं एंड ये अभी तक के एसीसी के सबसे यंगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। मतलब इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एंड ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं ये नजमुल हुसैन को रिप्लेस करेंगे, ये उनकी जगह लेंगे। अब देखते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या है। ये एशिया रीजन की क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कि 1983 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब इसका एम क्या है, इस एशियन रीजन में क्रिकेट को और ज़्यादा डेवलप करना एंड प्रमोट करना एंड साथ ही में जो एशिया कप टूर्नामेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने की जो जिम्मेदारी वो होती है वो पूरी एसीसी की ही होती है, जिस टूर्नामेंट में सीनियर मैन, वुमेन एंड अंडर 19 बॉयज़ की टीम पार्ट लेती है। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की हिस्ट्री देख लेते हैं। इसको 19 सितंबर 1983 में दिल्ली में एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में फॉर्म किया गया था एंड इनिशियली जो इसके ओरिजिनल मेंबर थे वो थे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और एशियन क्रिकेट काउंसिल रख दिया गया, ये किया गया था 1995 में एंड जो पहले 2003 तक ऐसा होता था कि जो एसीसी का हेडक्वार्टर्स है वो जो भी इनके प्रेसिडेंट रहते थे उनकी कंट्री में दो दो मतलब द्विवार्षिक तौर पर घुमाए जाते थे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के बीच में। फिर बाद में अगस्त 20 2016 को एक नया हेडक्वार्टर खोला गया जो कि लोकेटेड है कोलंबो, श्रीलंका में एंड अब इसका ऑफिशियल हेडक्वार्टर यही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।